नमस्ते। आज बात करते हैं दुनिया की एक सबसे शानदार आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन के बारे में। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक साम्राज्य ने दुनिया की कुछ सबसे बेमिसाल, सबसे खूबसूरत इमारतें बना दी। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें उस साम्राज्य और उसकी सबसे मशहूर निशानी की कहानी को समझना होगा। तो इन शानदार इमारतों को समझने के लिए पहले हमें उनके बनाने वालों को समझना पड़ेगा, यानी मुगल साम्राज्य को। देखिए, ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साम्राज्य की जो 300 साल से भी ज्यादा चला। इसकी नींव रखी बाबर ने 1526 में, जो सेंट्रल एशिया से आए थे। फिर अकबर के राज में ये साम्राज्य और मजबूत हुआ, संस्कृति और कला का विकास हुआ। और फिर आए शाहजहां, जिनके दौर को आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। और आखिर में 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद इस महान साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। लेकिन एक बात समझनी होगी, मुगलों ने सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया। नहीं, उन्होंने तो संस्कृति और वास्तुकला की एक पूरी नई भाषा ही लिख दी थी। तो ये मुगल आर्किटेक्चर है क्या? इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसका मिला जुला रूप। मतलब ये कोई एक स्टाइल नहीं है, बल्कि कई ट्रेडिशंस का एक खूबसूरत संगम है। सोचिए, इसमें पर्शियन आर्किटेक्चर की नज़ाकत है, सेंट्रल एशिया का दम है, और साथ ही भारतीय इस्लामी और यहाँ के स्थानीय हिंदू डिजाइन का भी असर है। सब कुछ एक साथ। हुआ ये कि शुरुआती मुगल बादशाहों ने पर्शिया यानी आज के ईरान के साथ काफी गहरे सांस्कृतिक रिश्ते बनाए। और जब वहां की कला और यहाँ के भारतीय कारीगरों का हुनर एक साथ मिला, बस वहीं से मुगल स्टाइल की वो मजबूत नींव पड़ी जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नींव पर वो सुनहरा दौर कैसे बना, जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। और यहाँ जो बदलाव आया वो सच में कमाल का है। देखिए, एक तरफ है अकबर के दौर की इमारतें, लाल बलुआ पत्थर से बनी, एकदम मजबूत, ताकतवर, किलों जैसी। और फिर आता है शाहजहां का दौर, और सब कुछ बदल जाता है। अब है सफेद संगमरमर की इमारतें, जो किसी कविता की तरह लगती हैं। तो ये सिर्फ पत्थर का बदलाव नहीं था, ये एक सोच का बदलाव था। ताकत दिखाने से हटकर अब फोकस खूबसूरती और कला पर था। अच्छा, तो इन मुगल इमारतों को पहचानेंगे कैसे? कुछ खास चीजें हैं, जैसे वो प्याज जैसे आकार वाले गुंबद, वो पतली पतली आसमान को छूती मीनारें, बड़े बड़े शानदार मेहराब, और हाँ, चार बाग का कॉन्सेप्ट, मतलब चार हिस्सों में बटा हुआ एक गार्डन जिसके बीच से नहरें बहती हैं, मानो जन्नत का नज़ारा हो। यही सब मिलकर तो मुगल इमारतों को उनकी खास पहचान देते हैं। और ये सारी की सारी खासियतें, ये सारी खूबसूरती जब एक जगह इकट्ठा हुई तो बनी एक ऐसी इमारत जिसे मुगल कारीगरी का सबसे बड़ा शाहकार, मतलब मास्टरपीस माना जाता है। 70 से 80 लाख। जानते हैं ये क्या नंबर है? ये उन लोगों की संख्या है जो हर साल ताजमहल देखने आते हैं। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि उसकी खूबसूरती का जादू आज भी कितना गहरा है। और सिर्फ हम ही नहीं, यूनेस्को भी इसे भारत में मुस्लिम कला का नगीना कहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे दुनिया की विरासत की सबसे बेमिसाल कृतियों में से एक मानता है। तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक ग्लोबल आइकन है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, ताजमहल सिर्फ वो सफेद मकबरा नहीं है। नहीं, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जहां हर चीज को एक परफेक्ट सिमेट्री और बैलेंस में बनाया गया है। सबसे पहले आता है वो विशाल गेट, फिर वो जन्नत जैसा चार बाग गार्डन, और फिर बीच में वो सपनों जैसा संगमरमर का मकबरा, जिसे चारों कोनों पर चार मीनारें संभाल रही हैं। मतलब हर एक हिस्सा एक बड़े डिजाइन का पार्ट है, जिसका मकसद था धरती पर जन्नत की एक झलक दिखाना। अब ताजमहल तो जाहिर है सबसे ज्यादा मशहूर है, लेकिन मुगलों की आर्किटेक्चरल विरासत बहुत बड़ी है और पूरी दुनिया उसे मानती है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये बताती है कि इस डायनेस्टी का कल्चरल कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हो या आगरा का फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट, शाहजहां का बनाया दिल्ली का लाल किला हो या लाहौर का किला और शालामार बाग, ये सारे स्मारक आज के भारत और पाकिस्तान में फैले हुए हैं और उस शानदार विरासत की कहानी कहते हैं। तो आखिर में ये इमारतें सिर्फ पत्थर और संगमरमर की नहीं हैं, है ना? ये एक पूरे साम्राज्य के सपनों की, उसकी आस्था की और उसकी कला की कहानियां हैं। ऐसी कहानियां जो सदियां बीत जाने के बाद भी हम सबको हैरान कर देती हैं। और ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि आज हम जो बना रहे हैं, हमारे आज के स्मारक,
वो आने वाली पीढ़ियों को हमारी दुनिया के बारे में क्या कहानी सुनाएंगे।